तो हमारे चैप्टर यूनिट नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ था। अब चैप्टर नंबर 9 है आप लोगों के पास में, गुणजावलियां तथा खंड या फिर विभाग, और यूनिट नंबर 4 है ये। क्लियर है? यूनिट 4 तो देखते अपन ये क्या होती है, गुणजावलियां और ये खंड तथा विभाग। गुणजावलियों को अपन बोलते हैं आइडियल और खंड या विभाग को बोलते हैं अपन क्वोशंट। क्लियर है? गुणजावलियों को अपन बोलते हैं आइडियल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं लिखता हूं, किसी विशिष्ट ग्रुप तथा खंड के अनुरूप कल्पनाओं को किसी विशिष्ट ग्रुप तथा खंड के अनुरूप कल्पनाओं को गुणजावलियां या फिर गुणजावलियां या फिर खंड यानी विभाग कहा जाता है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है इनकी, ठीक है? ये लेकिन मैं बता रहा हूं कि कहते हैं किसको है। गुणजावलियां तथा खंड या विभाग किसको बोलते हैं? किसी विशिष्ट ग्रुप तथा खंड के अनुरूप कल्पनाएं जो होंगी ना, जो भी हम लोग इमेजिनेशन करेंगे किस किस के बीच में, कोई भी विशिष्ट उपग्रुप तथा खंड के अनुरूप जितनी भी इमेजिनेशन होगी, कल्पनाएं होगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? गुणजावलियां तथा खंड बोलेंगे। क्लियर? अभी तक डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है? अब मैं बात करता हूं जैसे अभी मैं बात करता हूं z, प्लस, डॉट, एक पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों का समुच्चय तथा एक वलय है। ठीक है? z, प्लस, डॉट एक पूर्णांकों का समुच्चय तथा एक वलय है, एवं e, प्लस, डॉट सम पूर्णांकों का समुच्चय है। सम पूर्णांकों का समुच्चय इसकी एक उपवलय है। देखो z, प्लस, डॉट एक पूर्णांकों का समुच्चय है तथा एक वलय है, ये वलय भी है, एवं e, प्लस, डॉट सम पूर्णांकों का समुच्चय इसकी क्या है? एक उपवलय है। तब फॉर एवरी r बिलोंग्स टू z एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू e, r तो z में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल x किस में बिलोंग कर रहा है? e में बिलोंग कर रहा है। r तो z में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल x e में बिलोंग कर रहा है। तब r डॉट x या फिर x डॉट r ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे? e में बिलोंग करेंगे। अगर r डॉट x तथा x डॉट r अगर e में बिलोंग करेंगे, किसमें? e में, तो e को किसको? e को z की एक क्या कहेंगे? गुणजावली कहेंगे। अरे ये बात समझ में? सपोज दैट r बिलोंग्स टू z, मतलब मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने लिया 3 है, वो बिलोंग करवा दिया z में। क्लियर है? 3 जो वो बिलोंग कर रहा है z में, एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू e। e क्या है? संपूर्णांकों का समुच्चय, तो संपूर्णांक मान लेते हैं 2 को बिलोंग करवा दिया किसमें? e में। तब 3 डॉट 2 कितना आएगा? 6, और 6 किसमें बिलोंग कर रहा है? e में बिलोंग कर रहा है। और आप लोग 2 डॉट 3 कर दो तो भी 6 आता है, वो भी किसमें बिलोंग करेगा? e में। तब मैं क्या बोलूंगा? e जो है वो z की एक क्या है? गुणजावली है। आ रही है बात समझ में? e क्या हो जाएगा? z की एक गुणजावली है। ये तो फर्स्ट हो गया। जैसे अब बात करता हूं सेकंड नंबर पे। जैसे मैं बात करता हूं z, प्लस, डॉट एक पूर्णांकों का समुच्चय तथा एक वलय है, एवं q, प्लस, डॉट इसकी एक उपवलय है, जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। जो क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इधर देखना, z, प्लस, डॉट एक पूर्णांकों का समुच्चय तथा एक वलय है,
एवं q कोमा प्लस कोमा डॉट इसकी एक उपवलय है जो परिमेय संख्याओं का क्या है, एक समुच्चय है। तब फॉर एवरी r बिलोंग्स टू z एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू q, देखना तो ध्यान से, r बिलोंग्स टू z स्मॉल x बिलोंग्स टू q, जो इसके लिए जो q होगा ना वो एक गुणजावली नहीं होगी। मैं लिखता हूं q जो है z की गुणजावली नहीं होगी, आइडियल नहीं होगी। क्यों होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लिए जो r डॉट x एंड x डॉट r होगा वो नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू q, मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, q में। r डॉट x और x डॉट r ये नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, q। ऐसा क्यों? सपोज दैट मैं कोई नंबर मानता हूं, यहां पर इधर लिख देता हूं इसके लिए, कोई मैं जैसे z पूर्णांक है, 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, z में, पूर्णांक 1। अब q क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स क्या होता है जो p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। तो मैंने उसको मान लिया जैसे 1/3 मान लिया, सपोज दैट 1/3 बिलोंग्स टू किसमें है, q में। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना आता है, 4/3 आ रहा है क्या, आ रही है बात समझ में? तो 4/3 जो है वो z में बिलोंग तो नहीं कर रहा है, 4/3 जो है वो z के अंदर वापस से, मतलब z के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको मैं पता है क्या बोलूंगा कि जो z है ये वाला, ये इसकी गुणजावली नहीं होगा, क्योंकि q में तो बिलोंग कर रहा है, मतलब q तो हो गया z की गुणजावली, लेकिन जो z होगा ना, यहाँ लिख देना z जो है वो q की गुणजावली नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन आप लोगों को एक उपवलय मानना पड़ेगा इसको। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा करेक्ट करना बेटा। यहां पर जो मैंने लिखा है ना z कोमा प्लस कोमा डॉट, इसकी जगह मैं बात करूंगा q कोमा प्लस कोमा डॉट की। ये होने चाहिए एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसको थोड़ा करेक्ट करना, एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, तथा एक वलय है, तथा z कोमा प्लस कोमा डॉट ये क्या है, एक पूर्णांकों का समुच्चय। ये क्या होगी, एक उपवलय होगी जो कि पूर्णांकों का समुच्चय, किसका, इंटीजर्स का। ये हो जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का, या फिर लिख देना पूर्णांक संख्याओं का एक समुच्चय है। फॉर एवरी स्मॉल r बिलोंग्स टू z और x बिलोंग्स टू q, z जो है q की गुणजावली नहीं होगी, क्यों, क्योंकि r डॉट x इज इक्वल इनटू x इनटू r नॉट बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, z, वो z में बिलोंग नहीं करेगा। समझो आपको कैसे, 4 इंटू मल्टीप्लाई 1/3 कितना आ रहा है, 4/3, जबकि 4 बिलोंग कर रहा है z में, 1/3 बिलोंग कर रहा है q में, लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो वो z में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है जो z है वो क्या होगा, q की गुणजावली नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? बेटा z क्या होता है, z क्या होता है, पूर्णांक होता है, और 4/3 पूर्णांक थोड़ी है, ये तो पॉइंट में क्या है ना। नेक्स्ट आगे, इसके आगे वाम गुणजावली, लेफ्ट आइडियल, वाम गुणजावली, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर लेफ्ट आइडियल। इसको स्टार्ट करते हैं लेफ्ट आइडियल। यहां पर किसी वलय R के अंतर्गत कोई अरिक्त समुच्चय, कोई अरिक्त उपसमुच्चय I, मैंने मान लिया इसको I जो है वलय R की गुणजावली कहलाती है यदि, फर्स्ट नंबर पे बात करता हूं, वलय R की क्या कहलाती है, गुणजावली। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय I, उपसमुच्चय लिखा है, फिर उपवलय लिखा है, डायरेक्ट लिख दो I, ठीक है। उपसमुच्चय I R के लिए, R के योग संक्रिया के लिए, R की योग संक्रिया के लिए उपग्रुप हो, क्या हो, उपग्रुप हो, जो I हो वो R की योग संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए, ठीक है।
सेकंड नंबर पे बात करता हूं मैं, वाम गुणजावली है, इधर देखना ध्यान से, अगर स्मॉल a बिलोंग्स टू है i और स्मॉल r बिलोंग कर रहा है किस, स्मॉल s दे देता हूं, स्मॉल s बिलोंग कर रहा है किसमें, r में, देखो इधर ध्यान से, a बिलोंग कर रहा है किसमें, i में, स्मॉल s बिलोंग कर रहा है किसमें, r में, तब i को r की वाम गुणजावली कब कहेंगे, यदि, इफ, क्या लिख दो, क्या होगा, वाम गुणजावली के लिए r का जो एलिमेंट है वो इधर वाम की तरफ आएगा, लेफ्ट में, x डॉट में कितना जाएगा, a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, i, और ये बात समझ, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ a बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो x डॉट a इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो अगर i में बिलोंग कर रहा है तब i को r की क्या बोलेंगे अपन, गुणजावली, लेकिन वाम गुणजावली कब बोलेंगे, जब इसका एलिमेंट बाई साइड में हो, r का जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब बुक के अंदर क्या कर रखा आप लोगों के, इसमें जो a बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, i, उसमें स्मॉल r मान रखा है इसकी जगह, तो मैंने x मान लिया, बात वही है, ठीक है, x बिलोंग्स टू मैंने क्या लिखा है, r, तो x डॉट a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, i, क्योंकि ये बाईं तरफ मानेंगे अपन, तब इसको बोलेंगे अपन क्या, वाम गुणजावली यानी लेफ्ट आइडियल। अब मैं बात करता हूं राइट आइडियल यानी दक्षिण गुणजावली, दक्षिण गुणजावली क्या लिखेंगे, राइट आइडियल, दक्षिण गुणजावली। तो राइट आइडियल की जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम रहेगी, इधर देखना ध्यान से, किसी वलय R के अंतर्गत पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, अतिरिक्त समुच्चय I R की क्या कराती है, गुण, यहाँ वाम गुणजावली था, यहाँ पर मतलब लेफ्ट आइडियल थी, वाम गुणजावली कहलाती है यदि, यहाँ लिखोगे आप लोग क्या, दक्षिण गुणजावली, दक्षिण गुणजावली कहलाती है यदि, कब, जब पहले नंबर पे, पहली वाली डेफिनेशन तो सेम रहेगी उसकी जैसी, उपसमुच्चय I जो है R की योग संक्रिया के लिए क्या हो, उपग्रुप, पहली वाली डेफिनेशन सेम है। दूसरी पे बात करेंगे अपन, यदि A जो है वो बिलोंग कर रहा है I में और X बिलोंग कर रहा है R में, तब X डॉट A नहीं, इस बार क्या लिखोगे आप लोग, A डॉट X, जो X है वो किस तरफ रहेगा, इस बार दाईं तरफ रहेगा, R का जो एलिमेंट है ना X, वो किस तरफ रहेगा, दाईं तरफ रहेगा, तभी इसको मैं क्या बोलूंगा, दक्षिण गुणजावली। और A डॉट X किस में बिलोंग करेगा, I में, जिसमें बिलोंग कर रहा है ना उसको अपन बोलते हैं दूसरे वाले, जो आपके पास में जो वलय थी ना उसकी गुणजावली, और ये बात में, बाकी वलय के अंदर जो वलय होगी उसको गुणजावली अपन प्रूफ नहीं करते, वलय का जो उपसमुच्चय होता है उसको अपन गुणजावली प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो वलय का उपसमुच्चय I था, I को मैंने गुणजावली प्रूफ किया, तो बिलोंग भी किस में करेगा वो, I में, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा किस में बिलोंग करेगा, I में। तो ये थी वाम गुणजावली, ये है दक्षिण गुणजावली, मतलब लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। अगर अब मैं बात करता हूं ओनली गुणजावली, इसको बोलेंगे अपन क्या, आइडियल गुणजावली यानी आइडियल। देखो इधर ध्यान से, सेम टू सेम डेफिनेशन है, स्टार्टिंग वाली भी कोई चेंज नहीं है, सेम है कंप्लीट। फर्स्ट वाला पॉइंट है वो भी बिल्कुल सेम है, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो भी कंप्लीटली सेम है। बात करते हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले के लिए खाली दोनों ही स्टेटमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, a बिलोंग्स टू I है और स्मॉल x बिलोंग्स टू अगर r है, तो आप लोग क्या लिखोगे कि a डॉट x इक्वल x डॉट a, इक्वल मत लिखो, a डॉट x एंड x डॉट a, ये दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, I में, तब इसको मैं क्या बोलूंगा, गुणजावली बोलूंगा। कौन कौन, a डॉट x और x डॉट a, तो ये दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, I के अंदर। आ रही बात समझ में, तो ये रहेगा अपना क्या, इसको बोलेंगे गुणजावली। आगे बात सुनना, और इधर नोट लगा रहा हूं एक में, यदि गुणजावली यानी आइडियल क्या हो, क्रम विनिमय हो, यानी कम्यूटेटिव हो, क्रम विनिमय हो। क्रम विनिमय कैसे था देखना, x डॉट a और a डॉट x ये दोनों अगर इक्वल हो, ठीक है, तब क्या लिखोगे आप लोग, वाम गुणजावली मतलब लेफ्ट आइडियल, वाम गुणजावली कोमा दक्षिण गुणजावली राइट आइडियल, दक्षिण गुणजावली राइट आइडियल, तथा गुणजावली जो आपके पास में असली में जो आइडियल होती है गुणजावली, ये तीनों क्या होती है, समान होती है, गुणजावली समान होंगी। हाँ मतलब जो ओनली गुणजावली होती है, ठीक है। वाम गुणजावली, गुणजावली के अंदर सेम टू सेम डेफिनेशन है कंप्लीट, फर्स्ट वाला पॉइंट भी सेम है,
वाम वगैरह को हटा देना है बस। हाँ, ये वाम और दक्षिण हटा देना, खाली वाम और दक्षिण हटा देना थोड़ा सा वहां पर, और दक्षिण और वाम हटाओगे तो ओनली गुणजावली लिख देना, और ये वाली डेफिनेशन भी सेम रहेगी, और यहाँ पर जो ये वाला था ये मैंने लिखवाई दिया है नीचे। क्लियर है? अब बात करते हैं नोट की, तो नोट लिखा यदि गुणजावली क्रम विनिमय मतलब x डॉट a बराबर a डॉट x हो, तब वाम गुणजावली, दक्षिण गुणजावली और गुणजावली तीनों क्या होंगी, समान हो जाएंगी। ठीक है, ये कंप्लीट है। आगे चलते हैं, इसके आगे डेफिनेशन एक और लिखते हैं, इसको हटा दो वाम गुणजावली वाले को, वाम गुणजावली। चलो हाँ, चलो तुम लोग इसको देख के लिख रहे हो ना, आगे देखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक विषम गुणजावली। विषम गुणजावली, तो विषम गुणजावली के ऊपर बात करते हैं। विषम गुणजावली क्या होती है? कोई गुणजावली जो यानी एकक हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? कोई गुणजावली, एकांक गुणजावली जो एकांक हो, एकांक गुणजावली यानी स्वयं एक अवयव हो, स्वयं एक अवयव हो इसमें, मतलब जो गुणजावली है ना वही एक स्वयं अवयव हो, तथा शून्य गुणजावली, शून्य गुणजावली मतलब शून्य अवयव होना चाहिए इसमें, जीरो एक अवयव हो, एक अवयव हो। ठीक है, तो ऐसे को ऊपर बोलते हैं, को क्या बोलते हैं? विषम गुणजावली कहते हैं, विषम गुणजावली कहते हैं, विषम गुणजावली कहते हैं। इसको ऊपर बोलेंगे क्या? विषम गुणजावली। क्लियर है? इम्प्रॉपर आइडियल, कोई गुणजावली जो एकांक गुणजावली हो, एकांक गुणजावली मतलब जिसके अंदर एक ही अवयव हो, और शून्य गुणजावली मतलब जो कि शून्य उसके अंदर एक अवयव होना चाहिए, उसको अपन बोलेंगे विषम गुणजावली कहते हैं। क्लियर है? विषम गुणजावली के बाद में डेफिनेशन आती है उचित गुणजावली, प्रॉपर आइडियल गुणजावली, प्रॉपर आइडियल। ठीक है, मैं लिखता हूं इसके अंदर एकांक गुणजावली, एकांक गुणजावली तथा शून्य गुणजावली के अतिरिक्त, शून्य गुणजावली के अतिरिक्त जो आइडियल होती है, अतिरिक्त गुणजावली, आए तो कट जावली, हाँ, अतिरिक्त गुणजावली उचित गुणजावली कहलाती है, उचित गुणजावली कहलाती है। ठीक है, देखो यहां तक आएगी ये गुणजावली, करो नोट। नेक्स्ट है सरल वलय डेफिनेशन। सरल वलय, सरल वलय क्या है? कोई वलय, वलय सरल वलय कहलाती है यदि इसकी केवल विषम गुणजावली हो, विषम गुणजावली हो, अर्थात दैट इज नो प्रॉपर आइडियल, अर्थात कोई उचित गुणजावली नहीं हो, कोई उचित गुणजावली नहीं हो, इसको अपन बोलेंगे क्या? सरल वलय। ठीक है, सिंपल रिंग, कर लो नोट इसको। अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट है, किसी वलय के किन्हीं दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन होता है इंटरसेक्शन। क्लियर? जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो किसी वलय के किन्हीं दो गुणजावलियों का मतलब दो आइडियल है, कोई रिंग है उसकी दो आइडियल्स है, उनका प्रतिच्छेदन मतलब उनका इंटरसेक्शन पुनः वलय की गुणजावली होती है, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होती है? एक आइडियल होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन इसका, या फिर प्रूफ लिखते हैं इसको, प्रूफ। किसी वलय की किन्हीं दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन, पहले तो मैं लिखता हूं माना कोई वलय R है, माना कोई वलय
आर है, आर को मैंने कोई वैल्यू मान लिया, ठीक है। I1 तथा I2 दो गुणजावलियां बोल रहा है ना वो, किसी वैल्यू की कितनी, दो गुणजावलियां, क्लियर है, दो आइडियल्स हैं, तो I1 तथा I2 इसकी दो गुणजावलियां हैं, इसकी क्या है, दो गुणजावलियां हैं, मतलब आइडियल है, दो गुणजावलियां हैं I1 तथा I2। तो स्पष्ट है कि I1 तथा देखो आगे, स्पष्ट है कि I1, I2 इसके मतलब R के दो उपग्रुप होंगे, दो उपग्रुप होंगे। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर I1 तथा I2 दो गुणजावलियां, दो आइडियल हैं, तो डेफिनेटली सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि गुणजावलियों की डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले उसको उपग्रुप होना अनिवार्य होता है, क्लियर है। तो R के दो उपग्रुप होंगे। अब अगर मैं बात करता हूं, तब I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या होगा, R का उपग्रुप होगा, R का क्या होगा, उपग्रुप होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी, दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स, दो ग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स इज आल्सो ए सबग्रुप। दो ग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी उपग्रुप होता है, ये हम लोगों ने प्रूव किया था, उपग्रुप होता है, ये हम लोग प्रूव कर चुके। तो I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या होगा, R का उपग्रुप होगा। तो एक चीज तो कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि R का ये एक उपग्रुप है, क्लियर है। आगे चलते हैं, I1 और I2 अगर गुणजावलियां हैं तो मतलब इसका मतलब है ये योग के लिए क्या होंगे, ग्रुप भी होंगे, क्लियर, उपग्रुप भी होंगे। तो I1 इंटरसेक्शन I2 भी उपग्रुप होगा एक तरीके से, वो बात वही होगी। अब बात करते हैं अपन सिर्फ और सिर्फ वो जो अपना जो मेथड है उसको प्रूव करना, मतलब A डॉट वो जो मल्टीप्लाई के अंदर आता है बस उसको आप लोगों को प्रूव करना है। तो मैं एक एलिमेंट मानता हूँ, माना कोई बिलोंग्स टू क्या मान लिया, I1 इंटरसेक्शन कितना, I2 तथा एक एलिमेंट एक और मान लिया स्मॉल r बिलोंग्स टू क्या मान लिया, कैपिटल R। A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 मान लिया, और स्मॉल r बिलोंग्स टू क्या है, R के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो A अगर I1 इंटरसेक्शन I2 में बिलोंग कर रहा है तो A जो है I1 में भी बिलोंग करेगा एंड A I2 में भी बिलोंग करेगा, एंड स्मॉल r बिलोंग्स टू क्या है, R। तो I1 और I2 तो क्या है, गुणजावली है क्या, I1 और I2 तो ऑलरेडी गुणजावली है ना, आइडियल सही है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A डॉट अगर मैं R करूंगा इसको, हाँ ठीक है, अगर मैं इसके अंदर A डॉट R करूंगा तो वो भी बिलोंग करेगा किसमें, I1 में। A डॉट R करूंगा तो वो I1 में बिलोंग करेगा क्या, एंड इसी तरीके से A डॉट फिर R करता हूं मैं, ये A बिलोंग्स टू I1, A बिलोंग्स टू I2, ये R1 मान लो इसको, R1 जो है बिलोंग कर रहा है इसमें R में, तो A डॉट R इज बिलोंग्स टू I1 और इसी तरह एक बार I के अंदर बिलोंग कराते हैं, एक बार I2 के अंदर बिलोंग कराते हैं। A डॉट R बिलोंग करेगा किसमें, I2 में, R1 नहीं दिस वन, फिर R बिलोंग्स टू R, A R दोनों में हाँ A डॉट R बिलोंग करेगा किसमें, I1 में, और A डॉट R बिलोंग करेगा किसमें, I2 में, क्लियर है। आप लोग इसको A डॉट R है वो R डॉट A भी लिख सकते हो, R डॉट A भी बिलोंग करेगा I1 में, और R डॉट A बिलोंग करेगा किसमें, I2 में भी, तो ये इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः है, यहाँ लिख देते हैं अतः कितना, A डॉट R बिलोंग करेगा किसमें, I1 इंटरसेक्शन I2 में भी, A डॉट R किसमें बिलोंग करेगा, I1 इंटरसेक्शन I2 में भी, एंड R डॉट A भी बिलोंग करेगा किसमें, I1 इंटरसेक्शन I2 में। और यही आप लोगों को प्रूफ करना था, क्योंकि यही तो हम लोग प्रूफ करवाते हैं कि अगर A बिलोंग कर रहा है इसमें, स्मॉल r बिलोंग कर रहा है इसमें, तो A डॉट R बिलोंग कर रहा है किसमें, I1 इंटरसेक्शन I2 में, तब इसको मैं क्या बोलूंगा, R की एक गुणजावली है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः है I1 इंटरसेक्शन I2 भले R की एक गुणजावली है, भले R की एक गुणजावली है, गुणजावली है। करो ये थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट कर। देखो बेटा, अभी हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 10 वेक्टर स्पेस, यूनिट नंबर 4 का ही है। मैंने पिछली क्लास के अंदर 9 चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों आप लोगों की क्या है, और थोड़ा सा चैप्टर नंबर 10 के आगे अगला वाला चैप्टर है उसका हाफ पार्ट
ये सारे यूनिट नंबर 4 के पार्ट हैं। क्लियर है? तो या तो हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़े या फिर चैप्टर नंबर 10 उसके आगे वाला थोड़ा सा हाफ पार्ट पढ़ेंगे, तब जाके हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होगी। तो मैंने जो 9 चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया वो इसलिए दिया है कि अगर आप लोगों की जो डेफिनेशंस आती है स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन आती है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग वो अटेम्प्ट कर लो। बाकी मेन मोटिव क्या है यूनिट नंबर 4 का, हमें चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है। 9 चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो और के अंदर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे आप लोगों को उस चैप्टर में से। 9 चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग? 9 चैप्टर की मैंने डेफिनेशन बता दी आप लोगों को लास्ट क्लास में, वो इसलिए बताई है कि आप लोग उसको एक बार क्लियर करो, बिकॉज वो डेफिनेशन स्टार्टिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना 10-12 जो क्वेश्चंस आते हैं 2-2 1-1 नंबर के, उन क्वेश्चंस के अंदर वो डेफिनेशन आ सकती है। दैट्स व्हाई मैंने वो डेफिनेशन आप लोगों को करवाई है, एक थ्योरम भी करवाई है उसके ऊपर छोटी सी। ठीक है, वो इसलिए करवाई है कि हम लोग वो डेफिनेशंस भी वहां पर सोल्व कर सके। अब 10 चैप्टर इसलिए करवाना जरूरी है, मैं चाहूं तो ओनली चैप्टर नंबर 9 पढ़ लूंगा, मेरी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी। बट यूनिट नंबर 5 पढ़ने के लिए मेरे को इसके कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, समझ लो। तो यूनिट नंबर 5 पढ़ने के लिए मतलब मुझे ये चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, फिर यूनिट नंबर 5 पढ़नी पड़ेगी मुझे। आ रही है बात समझ में? इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि चैप्टर नंबर 9 जो है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों में से और में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर 9 पढ़ता हूं तो भी मुझे 10 पढ़ना पड़ेगा यूनिट नंबर 5 के लिए। तो इससे अच्छा तो हम लोग चैप्टर नंबर 10 ही पढ़ते हैं और यूनिट नंबर 5 भी उसी के साथ साथ कर लेंगे। क्लियर है? इसलिए अपन चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि। उसको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया था मैंने आप लोगों को ताकि वो डेफिनेशन आप लोग स्टार्टिंग में क्लियर कर दो। देखो सदिश समष्टि क्या होती है? किसी बाह्य संक्रिया के अंतर्गत, ये सदिश समष्टि की डेफिनेशन नहीं है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। किसी बाह्य संक्रिया के अंतर्गत ग्रुप तथा फील्ड से के समायोजन से, फील्ड के समायोजन से बनने वाली समष्टि किसी बाह्य संक्रिया के अंतर्गत ग्रुप तथा फील्ड के समायोजन से बनने वाली समष्टि सदिश समष्टि कहलाती है। सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस समष्टि, इसकी थोड़ा सीख से लिखो, सदिश समष्टि कहलाती है, यानी वेक्टर स्पेस कहलाती है। क्लियर है? इसके अंदर होती है आंतरिक तथा बाह्य समष्टि, आंतरिक तथा बाह्य समष्टि, मतलब इंटरनल तथा एक्सटर्नल बाइनरी द्विचर संक्रिया, आंतरिक और बाह्य तथा बाह्य द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, आंतरिक तथा बाह्य द्विचर संक्रियाएं। ठीक है, आंतरिक तथा बाह्य द्विचर संक्रियाएं। तो आंतरिक तथा बाह्य द्विचर संक्रिया के लिए आगे लिख रहा हूं मैं, यदि V कोई अरिक्त समुच्चय है, अर्थात या फिर V के अवयवों को मैं लिख रहा हूं, V के अवयवों को हम सुविधा के लिए सदिश कह सकते हैं, यानी सदिश कहते हैं, सदिश यानी वेक्टर कहते हैं। V के अवयवों को वेक्टर कहते हैं, V के अवयवों को हम सुविधा के लिए क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। ठीक है, तब कोई प्रतिचित्रण F V क्रॉस V से वापस से V प्राप्त हो तो V एक आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती है, आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती
ठीक है, तो ये तो दिया आंतरिक के लिए। अब बात करते हैं आगे बाह्य के लिए। यदि V तथा F कोई दो अरिक्त समुच्चय हो जहां V के अवयवों को सदिश, जो V के एलिमेंट होंगे उनको वेक्टर बोलेंगे, V के अवयवों को सदिश तथा F के अवयवों को अदिश कहा जाता है। अदिश कहा जाता है जहां V के अवयवों को सदिश तथा F के अवयवों को क्या कहते हैं, अदिश कहा जाता है। तब कोई प्रतिचित्रण G F क्रॉस V लिख दो, कोई प्रतिचित्रण G F क्रॉस V, फिर वापस से आप लोगों को V मिलेगा, V प्राप्त हो, तब V1 लिख देना, तब V1 बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है। बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आंतरिक संक्रिया क्या होगी कि कोई मेरे पास में एक समुच्चय V, उसको बोलेंगे सदिश, और V के साथ गुणनफल कर रहा है, वापस से मुझे क्या मिल गया, V प्राप्त होता है, तब उसको बोलते हैं आंतरिक द्विचर संक्रिया। और उसके बाद में V तथा F को दो अरिक्त समुच्चय है, तब F क्रॉस V, दो अवयवों की मैंने फिर से संक्रिया करवाई, और F क्रॉस V करवाने पर मुझे वापस से क्या मिल रहा है, V मिल रहा हूं। क्लियर है, तब इसको मैं बोलूंगा बाह्य द्विचर संक्रिया। क्लियर है, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे आगे चलते हैं अपन, अब कर रहे हैं हम लोग सदिश समष्टि की परिभाषा। वो जो लिखवाया था वो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अब असली परिभाषा इसकी। सदिश समष्टि की परिभाषा बहुत बार एग्जाम में आएगी है। सदिश समष्टि की परिभाषा, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, सदिश समष्टि की अपन लिख रहे हैं परिभाषा। यदि एक समष्टि लिखते हैं, यदि एक बीजीय पद्धति V कोमा प्लस, एक बीजीय पद्धति है V कोमा प्लस, जहां प्लस अरिक्त समुच्चय V में आंतरिक संक्रिया, जहां प्लस अरिक्त समुच्चय, हाँ प्लस के राउंड मार्क करेंगे, अदिश के लिए प्लस अरिक्त समुच्चय V के लिए आंतरिक संक्रिया है, या फिर आंतरिक द्विचर संक्रिया लिखा, आंतरिक संक्रिया लिख दो, आंतरिक संक्रिया है। ये फील्ड यानी क्षेत्र F कोमा प्लस कोमा डॉट पर एक सदिश समष्टि, और सदिश समष्टि को अपन ऐसे डिनोट करेंगे VF, है ना, इस तरीके से सदिश समष्टि VF कहलाती है यदि, क्या लिखा हुआ है, किसी एक बीजीय पद्धति, बेटा मैंने स्टार्टिंग के अंदर लिखा था, किसी बाह्य संक्रिया के अंतर्गत ग्रुप तथा फील्ड के समायोजन से, स्टार्टिंग की पहली लाइन ही लिखवाई है, किसी बाह्य संक्रिया के अंतर्गत ग्रुप तथा फील्ड के समायोजन से जो बनती है समष्टि, उसको बोलते हैं अपन सदिश समष्टि। तो यही बात है, एक बीजीय पद्धति है V कोमा प्लस, जहां पर प्लस क्या है, एक अरिक्त समुच्चय, मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर है, अरिक्त समुच्चय है, V के लिए आंतरिक संक्रिया है, बीजीय पद्धति V कोमा प्लस, प्लस समुच्चय जो है V के लिए कौन सी है, आंतरिक संक्रिया, ये वाली प्लस। तो और फील्ड F कोमा प्लस कोमा डॉट पर एक सदिश समष्टि कहलाती है, VF से इसको डिनोट करते हैं।
V जो है सदिश समष्टि किस पर है, F पर है, ठीक है। सदिश समष्टि कहलाती है यदि, सबसे पहले नंबर पे है V कोमा प्लस एक आबेली ग्रुप हो, एक आबेली ग्रुप हो, पहला तो ये हो गया। V कोमा प्लस क्या होना चाहिए, एक आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ये आबेली ग्रुप हम लोग पढ़ के आए हुए। सेकंड नंबर पे F कोमा प्लस कोमा डॉट एक क्षेत्र हो, एक क्षेत्र हो जहां 1 कोमा 0 क्रमशः गुणन तथा योग के तत्समक अवयव है, जहां 1 तथा 0 क्रमशः गुणन तथा योग के तत्समक अवयव होने चाहिए, ठीक है। गुणन तथा योग के तत्समक अवयव है तथा डॉट, ये जो डॉट है, अगर डॉट पे इस तरीके का राउंड लगा रहा हूं मैं, तो मैं बोलूंगा कि डॉट जो है ये एक बाह्य संख्या, इसको अदिश गुणन बोलेंगे अपन, बाह्य संक्रिया है, ये बाद में लिखवा दूंगा अभी, है ना, बाह्य संक्रिया है, ठीक है। F के किन्हीं दो अवयव, F के किन्हीं दो अवयवों अल्फा 1 व अल्फा 2 के गुणन को, F के किन्हीं दो अवयवों अल्फा 1 तथा अल्फा 2 के गुणन को, मतलब अल्फा 1 होगा और अल्फा 2, मतलब दोनों ही F के कोई अवयव होंगे, तो अल्फा 1 तथा अल्फा 2 के गुणन को अल्फा 1 अल्फा 2 से व्यक्त कर सकते हैं, से व्यक्त करेंगे, जबकि F तथा V के अवयवों क्रमशः अल्फा तथा स्मॉल v के गुणन को, स्मॉल v के गुणन को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, अल्फा, फिर ये डॉट ये वाला, फिर v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v, कोई ना कोई v का अवयव मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। गुणन को अल्फा डॉट v से व्यक्त करेंगे, बाकी डेफिनेशन के अंदर तो ये एक ही चीज है, F कोमा प्लस कोमा डॉट एक क्षेत्र हो, फिर वहां पर इसके अंदर होगा क्या क्या, ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाई है। थर्ड नंबर पे इसके बाद मैं लिखूंगा योग पर बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता लिखो, अदिश गुणन के लिए बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अदिश गुणन के लिए क्या होनी चाहिए, बंटनता। अदिश गुणन हम लोग कर रहे हैं किसका, अल्फा 1 का, और ये डॉट देखो इधर, अल्फा 1 का गुणा अगर मैं v के अवयवों के साथ में करता हूं तो डॉट को इस तरीके से डिनोट करता हूं मैं, भाई अल्फा का गुणा v के अवयव के साथ में करता हूं तो डॉट को ऐसे डिनोट कर रहा हूं, और अल्फा की किसी एलिमेंट से कर रहा हूं, अल्फा 1 अल्फा 2, तब तो डायरेक्टली कर सकता हूं अल्फा 1 डॉट अल्फा 2, या फिर डॉट भी मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 लिख सकते हो आप लोग, क्लियर है। लेकिन अगर अल्फा का गुणा v के किसी अवयव के साथ में करता हूं तो अल्फा फिर डॉट लगा के इस तरीके का राउंड मार्क कर रहा हूं उसको मैं, तो अल्फा डॉट फिर लिख रहा हूं यहां पे कितना, v1 प्लस और v2, ठीक है। तो बंटनता तो आप लोगों को पड़ी हुई डिस्ट्रीब्यूटिव, ये इसके साथ जाएगा वो उसके साथ जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, अल्फा 1 डॉट v1 फिर आएगा प्लस अल्फा 1 डॉट v2, ठीक है। तो इसको बोल देगा अदिश गुणन के लिए बंटनता। एक तो ये हो गया थर्ड नंबर पे, 3 प्रॉपर्टीज हो गई। आगे चलो फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे बात करेंगे अदिश योग के लिए बंटनता, अदिश योग के लिए बंटनता। अदिश योग के लिए बंटनता लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे कितना, अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 और प्लस में कितना आ जाएगा v1, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, सॉरी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अदिश योग है ना,
तो अदिश योग लिखो α1 प्लस α2 डॉट में आएगा v1 ऐसे। ठीक है, तो α1 डॉट v1 जाएगा आगे, α1 डॉट v1 आगे जाएगा, फिर आएगा बीच में प्लस, ठीक है, और फिर जाएगा α2 डॉट v1, α2 डॉट v1 ऐसे। इसको बोलेंगे अदिश योग के लिए बंटन था। ये अदिश गुणन के लिए मतलब अदिश ये रहा, गुणन के लिए बंटन था, और अदिश योग के लिए मतलब अदिशों का दोनों का योग होना चाहिए। तो अदिशों के योग के लिए क्या होगा, ये बंटन था। उसके बाद में 5th नंबर पे साचर्यता क्या है, अदिश गुणा के लिए साचर्यता, अदिश गुणा के लिए साचर्यता, एसोसिएटिविटी ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, साचर्यता, साचर्यता। तो यहां लिखेंगे अपन α1 डॉट, अंदर लिख रहा हूं α2 डॉट v, इस तरीके से। देखो साचर्यता, साचर्यता क्या करती है, दो को इनको एक साथ लेगी, v को अलग कर देगी, यही तो होती है साचर्यता। तो α1 और α2 को साथ में लिखूंगा मैं, तब ये वाला डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ओनली α1 α2 लिख सकते हो, या फिर नॉर्मल डॉट लगा सकते हो। आ रही है बात समझ में? α1 और α2 का गुणा करूंगा क्योंकि ये दोनों अदिश है, तो इसके लिए आप लोगों को ये वाले इस वाले डॉट से डिनोट करने की जरूरत नहीं है। α1 α2 फिर डॉट में कितना आएगा v ऐसे। अरे बात समझ में? इसको बोलेंगे अपन अदिश गुणा के लिए साचर्यता। उसके बाद में अदिशों के लिए तत्सम अवयव, या फिर डायरेक्ट लिख दो तत्सम अवयव, और 4-5 हो गए, एक छठी लिख दो यहाँ पे, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव सदिशों के लिए 1 डॉट में कितना लिख दिया मैंने v, और वापस से मुझे क्या मिल जाएगा v। मैं तत्समक अवयव क्या होगा 1 डॉट फिर v इज इक्वल टू कितना आ गया v, जहां 1 क्या होगा, गुणन का तत्समक अवयव है, गुणन का तत्समक अवयव है। अगर ये 5 ये जो 6 प्रॉपर्टीज अगर फॉलो कर रही है कोई भी समष्टि, तो उसको बोलेंगे अपन सदिश समष्टि। आ रही है बात समझ में? ये 6 प्रॉपर्टीज को फॉलो करनी चाहिए। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना आप लोगों को, करें नोटिस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स समुच्चय V, ये दे रखा A00B सच दैट AB बिलोंग्स टू R। मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। आप लोगों को सदिश समष्टि बताना। सबसे पहले तो आप लोगों को इसको समृद्ध प्रूफ करना है। समृद्ध मींस द्विचर संक्रिया भी होनी चाहिए, द्विचर होना चाहिए पहले तो पहले हम लोग उसको द्विचर प्रूफ करते हैं। क्लियर है? अब द्विचर के लिए मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया माना ये जो आपके पास में समुच्चय V है ना, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, V1 लिख रहा हूं। V1 मैंने मान लिया क्या A 0 0 और B, A1 लिख दो, A1 B1 लिख दो यहां पर। एंड V2 मान लो आप लोग कितना, V2 बराबर A2 0 0 और B2 फॉर एवरी A1, A2, B1, B2 बिलोंग्स टू R। ये सारे के सारे किसमें, रियल नंबर्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा आगे, तो पहले आप लोगों को योग के लिए समृद्ध बताना पड़ेगा और गुणन के लिए भी इसको समृद्ध, मतलब द्विचर क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ होनी चाहिए पहले योग के लिए और गुणन के लिए। तो पहले इसको योग के लिए समृद्ध प्रूफ करते हैं। सो नाउ V1 प्लस मैं लिख रहा हूं कितना V2। बेटा V1 की वैल्यू मेरे पास में A1 0 0 B1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है A2 0 0 B2। क्लियर है? अब इसको अंदर प्लस करेंगे तो A1 प्लस A2 हो गया, तो A1 प्लस A2, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, फिर 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, फिर आ जाएगा B1 प्लस B2। अब ये आप लोग देख रहे हो ये A1 प्लस A2, सो यहां लिख देना बिलोंग्स टू, ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, R के अंदर, बिकॉज A1 A2 B1 B2, भाई ये तो बिलोंग कर रहा है ना R में, तो इन दोनों का जो प्लस होगा ये भी बिलोंग करेगा। तो A1 प्लस A2 एंड B1 प्लस B2 भी किसमें बिलोंग करेंगे, R में। तो ये अगर R में बिलोंग करने तो ये भी क्या टाइम है, R के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसीलिए आप लोग क्या लिखोगे, अतः समुच्चय V, जो V होगा समुच्चय V किसके लिए, योग के लिए, योग संक्रिया के लिए समृद्ध है, क्लोजर है। योग संक्रिया के लिए समृद्ध यानी क्लोजर है, के लिए समृद्ध है। इट इज ए क्लोजर फॉर दी सम बाइनरी ऑपरेशन, सम ऑपरेशन ओनली। तो योग संक्रिया के लिए क्या हो गया, समृद्ध, मतलब द्विचर हो गया। अब बात करेंगे अपन गुणन संक्रिया के लिए। सुनाओ
अब अपन गुणन संक्रिया की बात करेंगे, तो गुणन संक्रिया के लिए मैं बात करूंगा अल्फा को आर से बिलोंग करवा रहा हूं, अल्फा बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे आर, इसका अदिश गुणन करवाएंगे, अदिश गुणन के लिए होना चाहिए, अल्फा को बिलोंग करवा देंगे किससे आर से। अब मैं लिखूंगा कितना अल्फा वी इज इक्वल टू, अल्फा तो एज इट इज है, वी के एलिमेंट क्या लिखूंगा वही ए 0 0 और क्या है बी, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे ही अल्फा को ए से करवाएंगे तो अल्फा ए, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, फिर कितना आएगा अल्फा बी, क्योंकि अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें आर में, एंड ए कोमा बी भी बिलोंग कर रहा है किसमें आर में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अल्फा ए बिलोंग करेगा आर में और अल्फा बी भी बिलोंग करेगा आर में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा अल्फा वी वो भी बिलोंग कर जाएगा किसमें आर में। अल्फा वी अगर आर में बिलोंग करेगा तो आप लोग क्या लिखोगे अतः वी जो है आर के लिए गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर भी प्रूफ होगी, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ रहे हैं। इससे आगे चलते हैं, मैंने दोनों को समृद्ध प्रूफ किया है, पहले तो द्विचर होना चाहिए था, वो चीज मैंने प्रूफ कर दी। अब आता हूं मैं डेफिनेशंस पे, 6 डेफिनेशंस है, ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, V प्लस एक आबेली ग्रुप है। सबसे पहले मुझे क्या प्रूफ करना होगा, पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, V प्लस एक आबेली ग्रुप है, ये मुझे प्रूफ करना है। पहले तो आबेली ग्रुप है, पहली प्रॉपर्टी तो यही है ना, ये प्रूफ करता था। तो ये प्रूफ करने के लिए मैं लिखता हूं चूंकि योग संक्रिया, जो योग संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय और सहचारी दोनों होती है, क्रम विनिमय तथा सहचारी है। योग संक्रिया क्या होती है, क्रम विनिमय और सहचारी तो होती है, बस मुझे इसका तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव ये चीज मैं प्रूफ कर दूंगा तो मतलब ये आबेली ग्रुप भी हो जाएगा। आबेली ग्रुप क्या होता था, पहले ग्रुप होना चाहिए और क्रम विनिमय होना चाहिए, वो तो क्रम विनिमय सहचारी तो ऑलरेडी है, सहचारी गुणा के लिए योग के लिए सबके लिए, बस तत्समक अवयव और क्या होना चाहिए मेरे पास में इसका प्रतिलोम, सिर्फ और सिर्फ योग के लिए, यहाँ पर देखो प्लस ओनली V प्लस, गुणा के लिए कोई मतलब ही नहीं है, V प्लस होना चाहिए आबेली ग्रुप, गुणा तो है ही है, डॉट प्रोडक्ट तो दिख रहा है यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं नाउ, मैंने लिया पर तत्समक के लिए स्मॉल a बराबर b बराबर मैंने ले लिया 0, a और b दोनों को क्या मान लिया 0 मान लिया एक बार, फॉर एवरी a, b, 0 बिलोंग्स टू r, ये सारे रियल नंबर से तो है, क्लियर है, सबके सब क्या में बिलोंग करते हैं ये रियल नंबर्स में। अब मेरे पास में लिखा हुआ v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू सबसे पहले मैं लिखा हुआ a 0 0 और b, ये चीज लिखा हुआ, ये v1 ले लो उसको ना, ये तो v तो पूरा समझ हो गया, a 0 0 और b, ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पर। अब मैं a की जगह b की जगह दोनों की जगह क्या लिख रहा हूँ 0 लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा 0 0 0 0। अब ये सारा 0 आ गया तो मतलब मैट्रिक्स ही पूरी कितनी हो गई 0, और 0 भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्या, तो 0 अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मतलब यहाँ पर योग के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है, तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः योग के लिए मतलब प्लस के लिए, अतः योग के लिए तत्समक विद्यमान है, तत्समक विद्यमान है। दूसरी प्रॉपर्टी बताओ क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करेंगे अपन सेकंड नंबर पे, अदिश गुणन के लिए बंटनता, अदिश गुणन के लिए तीसरी थी क्या, तीसरी से अदिश योग के लिए होगी यार, अदिश गुणन के लिए, चौथी अदिश योग के लिए, अच्छा तीसरे नंबर पर, पहले नंबर की वो दूसरे वाला मतलब दूसरी का एक सेकंड, अच्छा मैंने वो वहां पे लिखवाया, मैं वैसे करती हूँ, अभी के लिए 2 नंबर पे है ना, अदिश गुणन के लिए क्या है, बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता, तो अदिश गुणन के लिए बंटनता क्या थी, अल्फा डॉट v1 प्लस क्या होना चाहिए v2, आ रही है बात समझ में, तो अल्फा फिर डॉट v1 प्लस v2, तो v1 बताओ पहले, तो v1 कितना है, ये पहले वो साइन बना देता हूं दूसरा, ठीक है, तो a0 0b, v1 a1 ले लो यहाँ पर, a1 0 0 और b1 ये ले लिया एक, तो मैंने फिर लगाऊंगा प्लस का साइन, फिर क्या लिखूंगा मैं a2 0
0 और क्या आएगा B2। आ रही है बात समझ में? अब ऊपर चलते हैं, क्लियर है? ठीक है, A1 0 0 B1 और फिर लिखेंगे A2 0 और 0 B2। ये चीज मैंने यहाँ पर अज्यूम करा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अल्फा डॉट क्या चल रहा है मेरे पास में V1 प्लस V2 चल ही रहा है इज इक्वल्स टू, देखना अल्फा डॉट तो एज रखो। अब अंदर सॉल्व करते हैं, A1 प्लस A2 तो ऊपर यहाँ तो जाएगा कितना A1 प्लस A2, यही होगा ना पहले तो ऐसे रखो। फिर 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 हो गया, इतने सारे लगे रख दो। A1 प्लस A2 फिर हो गया 0, फिर 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 और फिर कितना आएगा अंदर B1 प्लस B2। आ रही है के पास क्लियर है? अब अल्फा को अंदर ले जाओ, अल्फा को जैसे अंदर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो अल्फा मल्टीप्लाई के अंदर जाएगा कितना A1 प्लस A2, या फिर इतना ज्यादा डॉट को लगा के मतलब डायरेक्ट तो अल्फा A1 प्लस A2 और उधर से हो जाएगा 0, फिर इधर भी होगा 0 और अल्फा कितना हो जाएगा B1 प्लस B2। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो, अल्फा को मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा A1 प्लस अल्फा A2, उधर तो है 0, फिर यहाँ पर भी 0, फिर अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा B1 प्लस अल्फा B2। आ रही है बात समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको दो मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। दो मैट्रिक्स में कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा A1 0 0 और अल्फा B1 और फिर लगाऊंगा बीच में जैसे मैं संक्रिया प्लस की और फिर लिख दूंगा कितना अल्फा A2 फिर 0 फिर 0 और फिर अल्फा B2। आप लोग इसको वापस से ऐड करोगे वापस से यही नंबर आ जाएगा, अल्फा A1 प्लस अल्फा A2 वही है, 0 प्लस 0 वही है, 0 प्लस 0 भी वही है, फिर अल्फा B1 प्लस अल्फा B2 वापस से वही आ जाएगा क्या? ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। अब इससे आगे यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स बना के उसके अंदर कर रहा हूँ अल्फा डॉट लिखा हुआ मेरे पास में कितना अल्फा डॉट V1 प्लस V2 ये चल रहा था मेरे पास में इज इक्वल्स टू, यहां से अल्फा कॉमन ले रहा हूं मैं बाहर, भाई अल्फा बाहर आ जाएगा सब में A1 0 0 B1 क्या बचेगा मेरे पास में, ये किसकी वैल्यू होगी V1 की, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा वो अल्फा डॉट कितना V1 और फिर आएगा बीच में प्लस, वहां से भी अल्फा कॉमन ले लूंगा तो अल्फा डॉट कितना आ जाएगा V2, अल्फा और डॉट में कितना आ जाएगा V2। आ रही है क्या बात समझ? क्लियर है? तो ये आपके लिए क्या प्रूफ हो रहा है, अदिश गुणन के लिए बंटनता। तो ये अदिश गुणन के लिए बंटनता ऐसे प्रूफ होगी, करें इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हम लोग, अदिश गुणन के लिए बंटनता मैंने प्रूफ की है। थर्ड नंबर पे बात करता हूं मैं अदिश योग के लिए बंटनता। अदिश योग के लिए बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर सम ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज। अदिश योग के लिए हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पर क्या बंटनता, क्लियर? अदिश योग के लिए बंटनता क्या थी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 यही था क्या, और डॉट में क्या आएगा प्लस, ऐसे लगा दो इसमें, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट में कितना v यू लिखा होगा। अरे ये बात समझ में, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट v, तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं आगे। मैंने लिखा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 तो एज इट इज, फिर डॉट v के एलिमेंट्स कितने हैं a या फिर v1 चल रहा है तो v1 चल रहा है तो a1 0 0 और b1 ये चीज लेके चल रहा हूँ। अरे बस डॉट करो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 a1 से मल्टीप्लाई होगा तो लिख दो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मल्टीप्लाई हो गया किससे a1 से। आ रही है के पास में ये सॉरी ये वाला जो एलिमेंट होगा पहले तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब उससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 0, तो वो तो हो गया उधर 0, फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और फिर साथ में कितना आ जाएगा b1। और ये बात समझ, इससे आगे चलते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 फिर आएगा 0, फिर ये 0, फिर अल्फा 1 b1 और प्लस अल्फा 2 b2, गेटिंग इट? भाई अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 b2 a2 फिर 0 फिर 0 फिर अल्फा 1 b1 फिर अल्फा 2 b2, इस तरीके से किया है। अब इसको उसी तरीके से अलग अलग लिख देता हूं एक बार में, अलग अलग लिखूंगा तो ये लिखूंगा अल्फा 1 a1 और 0 फिर 0 फिर अल्फा 1 b1। अरे क्या बात समझ में? फिर बीच में लगेगा क्या प्लस का साइन, फिर क्या लिख दूंगा मैं
अल्फा 2 A2, फिर 0, फिर 0, अल्फा 2 B2, गेटिंग इट? ठीक है, इधर ही कर देता हूँ उसको मैं यहाँ पर। हाँ बेटा, अल्फा 1 A1 कहाँ गया? अल्फा 2 A1 ही है ये भी, वैसे बोल रहा है। अल्फा 2 ये भी A1 ही है, ये अल्फा 1 B1, ये अल्फा 2 ये भी B1 ही है यहाँ पर। फिर अल्फा 1 A1 0, फिर अल्फा 1 B1, अल्फा 2 A1, अल्फा 2 और B1, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से फिर मेरे को कॉमन ले लेना चाहिए था इसको पहले ही। अगर यहाँ से मैं A1 बाहर निकालता हूँ, सॉरी अल्फा 1 बाहर निकालता हूँ, तो अल्फा 1 B1 डॉट, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसको। ये क्या चल रहा है मेरे पास में, एज इट इज चल रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और डॉट में चल रहा है V1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं अल्फा 1 को बाहर निकालता हूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास में कितना, A1 0 0 B1, फिर उसके बाद मेरा प्लस का साइन, फिर लिखा हुआ है अल्फा 2 को बाहर निकालता हूँ मैं, तो वहां पर क्या आएगा, A1 0 0 और क्या आएगा B1। अरे ये बात समझ में, तो अल्फा 1 को बाहर निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा, A1 0 0 B1 V1, तो अल्फा 1 और डॉट में लिख दो यहाँ पर जैसे V1, फिर प्लस अल्फा 2 और डॉट में कितना आ जाएगा V2। तो ये मेरे पास में क्या प्रूफ हुआ है, अदिश योग के लिए बंटनता। क्लियर है? अब ये अदिश योग के लिए बंटनता के बाद में अगला बात करते हैं अपन चौथे पे, साहचर्यता। ठीक है, गुणन की, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता, गुणन के लिए साहचर्यता। अब बेटा वो खाली नंबर्स का वो हो रहा है, उसके अंदर पहले मैंने फील्ड वगैरह भी लिखा था, इस वजह से अदिश गुणन के लिए क्या लिख रहे हैं अपन, क्या साहचर्यता, इसको बात करते हैं। तो अपन लिख रहे हैं अल्फा बीटा और साथ में लिख रहा हूं v, अल्फा बीटा और साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिख रहा हूं मैं, v। मैंने दो एलिमेंट मान लिए कि फॉर एवरी अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के अंदर मान लिया, और स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल v मान लिया। ठीक है, अल्फा बीटा और फिर मल्टीप्लाई में क्या आ गया, v। तो अल्फा बीटा को तो ऐसे ही छोड़ रहा हूं बाहर और v की वैल्यू रख रहा हूं, यहाँ v1 रखना तो v1 रखो, v रखना तो v रखो, a 0 0 और क्या लिख दिया मैंने, b। अब ये अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना है ऊपर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा a, ये आएगा क्या, फिर 0, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा अल्फा बीटा b, मैट्रिक्स ये वाले ले लो। क्लियर? अब इससे आगे मैं कर रहा हूं, तो अल्फा को तो इधर रख रहा हूं, अंदर लिख रहा हूं बीटा a, फिर 0, फिर 0, फिर अल्फा को बाहर रख रहा हूं, अंदर लिख रहा हूं कितना, बीटा b। अब सब में से अल्फा कॉमन आ रहा है क्या बाहर, अल्फा को तो कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा कितना मेरे पास में, बीटा a, फिर 0, फिर 0 और फिर बीटा b बचेगा। अब फिर से अल्फा तो बाहर है और अंदर से बीटा भी कॉमन ले रहा हूं मैं, अंदर से क्या लिया मैंने, बीटा भी कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा 0, सॉरी a 0 0 और फिर क्या जाएगा b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा और बीटा और फिर अंदर ये वाला क्या हो जाएगा v, ऐसे। तो अल्फा बीटा इस तरीके से v लेके चला था, अल्फा बाहर आ गया, बीटा भी एक साथ हो गया, मतलब ये साहचर्यता होती है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, साहचर्य नियम भी प्रूफ हुआ। ठीक है, इसको नोट करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिख देना लास्ट के अंदर, ये तो पहले योग के लिए बंटनता है और उसके लिए लिख देना सहचारी है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं अपन। और मुझे इसको गुणन के लिए तत्समक अवयव बताना एक बार। ठीक है, गुणन के लिए तत्समक, गुणन के लिए तत्समक अवयव। तो गुणन के लिए मुझे तत्समक बताना है, तो मैं 1 को बिलोंग करवा रहा हूं r में एंड स्मॉल v बिलोंग कर रहा है वही कैपिटल V के अंदर, तो मैं क्या करूंगा 1 डॉट v करूंगा। तो 1 डॉट v की वैल्यू कितनी है, वो a 0 0 और क्या लिखा हुआ है b। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो a डॉट 1 फिर 0 फिर 0 और फिर कितना जाएगा b डॉट 1। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से वापस से वही नंबर आएंगे, a 0 0 और b। वापस से क्या आ रहा है मेरे पास में v आ रहा है, मतलब 1 डॉट v लेकर चला था, वापस से मुझे v मिल गया, तो 1 क्या हो गया इसका, ये तत्समक अवयव हो गया। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः तत्समक अवयव भी विद्यमान है, तत्समक भी विद्यमान है। तो लास्ट के अंदर आप लोग कंप्लीट क्या लिख दोगे कि सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये
वी जो है आर के लिए सदिश समष्टि है। है। ठीक है, ये कंप्लीट है।